बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और मैं अपने चैनल फ़िज़िक्स लर्निंग से आपसे मुखातिब हूँ। हमारी लेक्चर सीरीज़ का आज 9th लेक्चर है और इससे पहले हम पार्टिकल फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और वेव्स एंड ऑसिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमने स्केड्यूल बनाया था उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आज हमारे स्केड्यूल में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पहला लेक्चर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सर्वे का चैप्टर 19 है जी, टेम्परेचर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखना है कि टेम्परेचर क्या चीज़ है। ठीक है, अगर हम कहते हैं जी टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉट या कोल्ड होने से हमें पता चलता है, तो हम ये देखते हैं कि जब दो चीज़ें जो हैं, सेम चीज़ें जो हैं, वो एक ही इन्वायरमेंट में एक ही टेम्परेचर में पड़ी हों, तो हमें कोई चीज़ जो है वो कोल्डर फील होती है और कोई जो है वो हमें हॉट फील होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उससे हम नहीं बता सकते कि यानी टेम्परेचर को हम क्वालिटेटिवली नहीं बता सकते कि टेम्परेचर जो है वो क्वालिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए अब टेम्परेचर को डिफ़ाइन करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो टेम्परेचर बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अगर इनिशली वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर होते हैं, अगर वो इनिशली डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, तो जब हम उनको आपस में जो है वो मिक्स करते हैं या उनको हम इन कांटेक्ट लेके आते हैं थर्मल कांटेक्ट में, तो इवेंचुअली जो है उन दोनों के दरमियान एक प्रॉपर्टी उनकी ऐसी है जो कि सेम हो जाती है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ से ही हम थर्मल इक्विलिब्रियम का भी बताते हैं। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स change would not exchange energy by heat or electromagnetic radiation if they were placed in thermal contact। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होगी जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आपके पास एनर्जी का जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपको पता है कि एनर्जी क्यों ट्रांसफ़र होती है, हीट क्यों ट्रांसफ़र होती है। हीट ट्रांसफ़र होती है बेसिकली जो है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है हीट ट्रांसफ़र। बेसिकली ये हीट ट्रांसफ़र नहीं है, हीट जो है वो बेसिकली इट्स सेल्फ वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे आगे वो डिस्कस करेगा छोटी छोटी। तो ये मिसकंसेप्शन जो है एज अ फिज़िक्स स्टूडेंट या एज अ साइंस स्टूडेंट हमें नहीं होनी चाहिए। हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, और हीट ट्रांसफ़र जो है वो एज सच कोई वर्ड नहीं है। हीट बेसिकली ख़ुद जो है प्रोसेस है कि आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र होने का। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इफ़ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड ऑब्जेक्ट सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेपरेटली जो है, एक ऑब्जेक्ट सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट ए जो है वो सी के साथ है, फिर इस तरह बी जो है वो भी सी के साथ है। तो वो दोनों जो हैं आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को हम इस तरह से बताएंगे कि सम सॉर्ट ऑफ हम ये कह सकते हैं कि वो सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेम्परेचर की और डेफिनेशन भी आती है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि टेम्परेचर एज द प्रॉपर्टी दैट डिटरमिन्स वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, कन्वर्सली इफ द टू ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर की जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास थर्मोमीटर्स हैं और सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, इसमें हमने ये देखना है कन्वर्जन बेसिकली किस तरह से होती है। ये आपके पास कन्वर्जन है, इनको आपने याद रखना है। स्पेशली जो कन्वर्जन है ना फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की, वो इम्पोर्टेंट है। ये जो है इसको आपने लाजमी याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, और ये आप बस ये टेबल जो है ये कंपैरिजन के लिए है आपके पास कि कितनी जो है वो लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर क्या है, सोलर कोरोना का क्या होता है। ठीक है, तो और ये डेल्टा टी के लिए है। अक्सर हमारे पास कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाता है छोटा मोटा और उसमें टेम्परेचर दिया होता है फ़ारेनहाइट में, तो उसमें यूज़ हो रहा होता है केल्विन में यूज़ होना होता है बेसिकली। तो ऐसा यूनिट केल्विन है, तो उसमें कन्वर्जन चाहिए होती है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वहाँ पे, वो डेल्टा सी जो है ना सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में सेम ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। डेल्टा टी जो है वो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में तो सेम होता है, लेकिन बाकी जो है वो डिफरेंट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है जी, सॉलिड्स की और लिक्विड्स की। आपको पता है कि
हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो थर्मल वाइब्रेशंस जो है वो बढ़ती हैं, एवरेज सेपरेशन जो है बिटवीन द एटम्स जो है वो हमारे पास बढ़ती है, ठीक है। तो उस वजह से आपके पास उनकी जो डायमेंशंस हैं वो तब्दील हो जाती हैं। तो ये आपके पास क्या कहते हैं कोफिशिएंट है जी, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। इसमें वो बताता है कि डेल्टा एल ओवर एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा एल जो है वो अगर आपने फाइंड आउट करना हो, डेल्टा टी गिवन हो आपके पास और इनिशियल लेंथ गिवन हो, तो आप बता सकते हैं कि कितनी जो है वो लेंथ एक्सपेंड हुई है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि अगर एक अंदर कैविटी होगी तो अगर हम उसको हीट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई सर्कुलर डिस्क है और उसमें कैविटी है, तो उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या कैविटी का साइज़ भी उसी तरह से बढ़ेगा? हम वैसे तो ये देखते हैं कि जी आउटर जो डायमेंशंस हैं वो बढ़ती हैं, रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैविटी जो है वो भी उसी तरह से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि टी आई पे, ये यहाँ पे आप फिगर में देख लें, ए और बी इसके रेडियस हैं, इनर और आउटर रेडियस हैं। तो टी प्लस डेल्टा टी पे आपके पास इनर रेडियस भी बढ़ता है और आउटर भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन है, आपको पता है कि एक जो डायमेंशन है वो अगर इंक्रीज़ होगी, एक्सपेंड होगी, तो इसका मतलब ये है कि बाकी वॉल्यूम भी उसका जो है वो एक्सपेंड होगा। तो ये यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं उसने, और ये रिलेशन है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन जो है उससे वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट जो है वो 3 गुना है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए देखना चाहें तो वो हमारी जो आयरन होती है, इस्त्री जो होती है जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं, वो उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन जो है वो उसमें यूज़ हो रही होती है जी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आता है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये इंटरव्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। ये उसकी जो अनयूजुअल बिहेवियर है वो उसकी डेंसिटी की वजह से है कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेपरेशन बढ़ेगी, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ होनी चाहिए। वाटर में होता तो ऐसे ही है कि टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, लेकिन स्टार्ट में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम उसने किया हुआ इस पिक्चर को, स्टार्ट में अराउंड 4 डिग्री जो है वो आपके पास उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और फिर डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये ऐसा एक फिनोमेना है जिसका अभी तक साइंस में या फिज़िक्स में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या साइंटिस्ट जो हैं उनको अभी तक ये पता नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन इसका जो फ़ायदा है या इसकी जो क्या कहते हैं, आप कह लें कि इसका जो हमें बेनिफिट मिलता है वो ये है कि हमारे पास जो पॉन्ड है, ठीक है, जो भी कोई तालाब है, उसमें जब वो टेम्परेचर कम होता है सर्दियों में, तो क्यों हमारे पास जो उसमें जो फिशेस वगैरह हैं या वो क्यों नहीं, मतलब वो अलाइव क्यों रहती हैं, ज़िंदा क्यों रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने पैराग्राफ दिया हुआ, बड़ा खूबसूरती से उसने बताया हुआ है। ये जो बात है इस टॉपिक में, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से हो सकती है इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये इंटरव्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। When the air temperature drops from, for example, 7 to 6 degree, the surface water also cools and consequently decreases in volume. The surface water is denser than the water below it, which has not cooled and decreased in volume. As a result, the surface water sinks and warmer water from below is forced to the surface to be cooled. ठीक है, जैसे जैसे आपके पास पानी जो है वो ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, तो हमने देखा है कि टेम्परेचर और डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है सिवाय एक पॉइंट पे, यानी 4 डिग्री पे आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इन्वर्स बिहेवियर आ रहा है। तो अब पानी ठंडा हो रहा है 7 to 6 डिग्री पे आके, तो वो नीचे चले जाएगा डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, और बाकी जो है वाटर वार्मर जो है वो ऊपर आता रहेगा, ठीक है। जब हमारे पास टेम्परेचर जो है 4 डिग्री और 0 डिग्री के दरमियान होता है, सरफेस वाटर जो है वो एक्सपेंड करती है एज इट कूल्स, यानी कि आपके पास उसकी डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है जी 4 डिग्री पे डेंसिटी उसकी मैक्सिमम है, 4 से जब वो नीचे आता है यानी कि 0 की तरफ वो आएगा, तो आप यहाँ पे
ग्राफ में देख सकते हैं कि 4 के बाद अगेन डेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जब वो कम होती है तो वो पानी की लेयर जो है वो लेस डेंस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उससे नीचे वाला जो है वो अभी तक 4 डिग्री पे होगा और ये ऊपर वाली लेयर जो है ये 2 डिग्री पे जा चुकी होगी, तो वो जो है आपके पास लेस डेंस हो जाएगी। तो मिक्सिंग प्रोसेस वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो लेयर है जो ऊपर बनी है वो ऊपर ही रहती है, ठीक है। मिक्सिंग तो तब होगी कि ऊपर वाली लेयर जो है वो डेंस हो जाए और वो नीचे चली जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो वो जो है वो ऊपर ही रहती है, ठीक है। और सरफेस वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो रही होती, तो सारा जो टेम्परेचर में जो डिग्रीज आ रहा होता है वो सिर्फ सरफेस में आ रहा होता है। तो जो आइस है वो रिमेन्स ऑन द सरफेस because ice is less dense, ठीक है। the ice continues to build up at the surface while water near the bottom remains 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि उससे नीचे जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहता है, क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो पा रही होती, तो वो फिर वहाँ पे नीचे बर्फ़ बनती ही नहीं है पूरे तालाब में। आप अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में या कहीं पे, तो सिर्फ तालाब की ऊपर जो लेयर होती है उसकी उस पर ही बर्फ़ बनी होती है। उसके बाद यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं P इक्वल टू nRT है, तो ये इक्वेशन काफ़ी यूज़ होती है। इसको आपने एज इट इज़ ही देखना है कि किस तरह से आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट है या प्रेशर बढ़ाने से क्या इफेक्ट है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी कन्वर्जन्स हैं कि आपने P इक्वल टू nRT यूज़ करना है, तो उसमें ये गैस कॉन्स्टेंट कौन से वाला यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे अगर आपने नंबर ऑफ़ मोल्स यूज़ करना है, ये जो स्मॉल है ना ये आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स है, ठीक है। अगर आपने ये यूज़ करना है तो आपने R यूज़ करना है कैपिटल, और अगर आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यूज़ करने हैं तो यहाँ पे आपने KB यूज़ करना है, ठीक है जी। यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समरी में वही चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे ऊपर डिस्कस की हैं, तो इनको आप एक दफ़ा लाजमी देख लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं इसमें, और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोट्स वगैरह में जी। इसके बाद हम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाली हैं जिसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हीट है और इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है? इंटरनल एनर्जी इज़ ऑल द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम दैट इज़ एसोसिएटेड विद इट्स माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन व्यूड फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। यानी कि आपके पास सिस्टम के अंदर जो इंटरनली जितनी भी उसकी एनर्जीज़ हैं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जीज़ हैं मॉलिक्यूल्स की, चाहे वो रोटेशनल एनर्जीज़ हैं, चाहे वो इनकी आपस में इंटरेक्शन की वजह से एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो कोई भी एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पे नीचे उसने मेंशन की हुई हैं, हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन इसमें जो एक मेजर अजम्पशन है वो ये है कि आप जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सिस्टम को, वो आप इस तरह से करेंगे कि आप सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से आप रेस्ट पे होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक कंटेनर है तो उसमें गैस भरी हुई है, तो अगर वो कंटेनर मूव कर रहा है, ठीक है, यानी किसी गाड़ी के ऊपर वो लोड है और वो मूव कर रहा है, तो आप कहें कि इंटरनल एनर्जी में वो गाड़ी के मूवमेंट की काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, तो ऐसा नहीं है। जो सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जीज हैं वो कौन कौन सी हैं? लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इंश्योर दैट एनी बल्क काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स मोशन थ्रू स्पेस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। इंटरनल एनर्जी इंक्लूड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, vibrational potential energy associated with forces between atoms and molecules, and electric potential energy associated with the force between molecules. It is useful to relate internal energy to the temperature of an object, but this relationship is limited. हम देखेंगे आगे कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपके पास हम इसको रिलेट कर सकें, यानी कि हम ये कहें कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है तो ऐसा कोई लीनियर रिलेशनशिप इनके अंदर नहीं है। वो हम आगे जाके देखेंगे कि आपके पास किस तरह से रिलेशन आता है डिफरेंट केसेस में। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हीट की है। हीट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें हीट को, वो हीट के साथ हीट ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। वो हीट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस between the system and its surrounding, ठीक है।
आपने सिस्टम की बाउंड्री में से हीट को क्रॉस करवाना है, और वो क्रॉस क्यों होगी, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्रॉस होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिट्स हैं जी हीट के, ठीक है। तो ये कैलोरी है, इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। BTU की डेफिनेशन है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो बेसिकली हमने ये देखा है ना कि हम अगर किसी भी चीज़ को हीट अप कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। हम उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है। आप उसको उसके ऊपर मतलब फोर्स लगाएं, उसके ऊपर वर्क करें, उसकी बाउंड्री को मूव करें, या फिर आप जो है उसको हीट अप करें, ठीक है, थ्रू रेडिएशंस या किसी भी तरीके से। तो आपने हीट और यहाँ पे आपने वर्क को रिलेट करना है कि आप मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो है वो इसकी किस तरह से बनाते हैं। तो 1 कैलोरी हीट जो है वो बराबर है 4.186 जूल वर्क के, ठीक है। तो ये आपने इसकी कन्वर्जन याद रखनी है, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक हीट है जी, किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं हम इसको। हीट कैपेसिटी जो है ऑफ ए पार्टिकुलर स्पेसिफिक हीट, बेसिकली जो है वो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास है। तो बेसिकली हम हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट सैम्पल बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपने किसी भी सैम्पल का टेम्परेचर जो है वो रेज़ करना है, तो आपको जितनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे C और डेल्टा T है, तो अगर हमने डेल्टा T रेज़ करना है तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा हीट करनी पड़ती है, कुछ के लिए हमें कम करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम वैसे भी देखते हैं, जैसे हम घर में खाना वगैरह बनाते हैं बर्तनों में, तो हम कोशिश करते हैं कि उस बर्तन में खाना बनाएं जो जल्दी हीटअप हो जाए, यानी कि जल्दी वो गर्म भी हो जाए और जल्दी ठंडा भी हो जाए। हम अक्सर सिल्वर के जो है वो बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उसी तरह हम चाय पीने के लिए वो बर्तन यूज़ करेंगे जो गर्म जो है, यानी कि कप हम जो यूज़ करते हैं उसका मटेरियल इस तरह का होता है कि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, या हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि वो हीट लूज़ करने में भी काफ़ी टाइम लगाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसके साथ रिलेट करने के लिए, या जस्ट आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, ठीक है। आपने इसको क्या कर दिया, आपने पर यूनिट मास के ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इससे ये होता है कि हमारे पास फिर साथ जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं रहती कि कितनी अमाउंट को करना है या कितनी को नहीं करना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इज एसेंशियली अ मेजर ऑफ हाउ थर्मली इनसेंसिटिव अ सब्सटेंस इज टू द एडिशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह ये रिमूवल पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है, कि कितना इनसेंसिटिव है। द ग्रेटर अ मटेरियल स्पेसिफिक हीट द मोर एनर्जी मस्ट बी नीडेड टू अ गिवन मास ऑफ द मटेरियल टू कॉज ए पार्टिकुलर टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी ही जो है वो ट्रांसफ़र होगी, वो हम उसको बताएंगे MC डेल्टा T से, ठीक है। मास जो है वो यूज़ करेंगे और साथ उसकी स्पेसिफिक हीट यूज़ करेंगे, C जो है वो, और साथ डेल्टा T यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जी कैलोरीमेट्री है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग है कि आपके पास कैलोरीमेट्री जो है वो बेसिकली मेजरिंग स्पेसिफिक हीट प्रोसेस ऑफ या टेक्निक ऑफ मेजरिंग स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो ये इसमें इसकी बाकी डिटेल देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता हो कि कैलोरीमीटर होता क्या है जी। उसके बाद आती है लेटेंट हीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू के हवाले से भी, और आपके पास जो है MCQs के हवाले से भी, ठीक है। लेटेंट हीट, लेटेंट बेसिकली वर्ड है हिडन से, ठीक है। तो हिडन हीट बेसिकली वो होती है कि जब आप इसको ऐड करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उस हीट ऐड करने से टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, और आपके पास हीट जो है वो कॉन्स्टेंटली आप उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं हिडन हीट, ठीक है, बिकॉज दिस एडेड और रिमूव्ड एनर्जी डज नॉट रिजल्ट इन अ टेम्परेचर चेंज, ठीक है।
तो हमने क्या करना है जी, जब वो टेम्परेचर चेंज नहीं करती किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का, तो बेसिकली वो उसके अंदर फेज़ चेंज जो है वो प्रोड्यूस करती है। फेज़ क्या होता है जी, सॉलिड से लिक्विड में चले जाना या लिक्विड से गैस में चले जाना। तो इसी तरह यहाँ पे आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, व्हेन फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है वर्क एंड हीट इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी लेक्चर का टाइम हो चुका है, 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो आप लोगों को सुनने में भी आसानी होती होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन के लेक्चर्स हैं। तो इंशाल्लाह जो है यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और बाकी आप लोगों की राय जो है वो मिलती रहती है यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी मिलती रहती है, मैसेजेस भी आते रहते हैं, काफ़ी इंकरेजमेंट भी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से ही आप जो है वो अपनी तैयारी जो है उसको जारी रखें अपने हिसाब से, आप चीज़ों को पढ़ें। और ये लेक्चर्स जो हैं ये जस्ट आपको गाइड करने के लिए हैं, डायरेक्शन देने के लिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में से कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ों को किस तरह से जो है वो आपने पिक करना है, किस तरह से उनको आपने जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलें जी, खुदा हाफिज़।